हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? हम लोग अध्ययन कर रहे थे मानव व्यवसाय का, जिसमें हमने अध्ययन कर लिया था प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीयक व्यवसाय। चलिए उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अध्ययन आज हम करेंगे तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय का। अभी तक हमने मानव के प्राथमिक व्यवसाय अर्थात प्रकृति प्रदत्त चीजों का अध्ययन किया। उसके बाद मानव ने प्रकृति प्रदत्त चीजों को परिष्कृत कर लिया, परिष्कृत करने के बाद में काम में ले लिया। अब कुछ इस प्रकार के व्यवसाय हैं या यूं कहें इस प्रकार की सेवाएं हैं जो मानव को निजी जीवन में आवश्यकता होती है। तो उन सेवाओं को तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय कहा जाता है, या यूं कहें इसे सामूहिक रूप से कहा जाता है सेवा सेक्टर। क्या कहा जाता है? सेवा सेक्टर। तो इस सेवा सेक्टर में हम अध्ययन करेंगे पहले तृतीयक व्यवसाय का, फिर चतुर्थक और फिर पंचम। तत्पश्चात जो आगे के अध्याय आएंगे उनमें प्रत्येक का एक एक से अलग हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अध्ययन करते हैं तृतीयक व्यवसाय का। तृतीयक व्यवसाय, अब देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि तृतीयक व्यवसाय होता क्या है। इस व्यवसाय में समुदाय को दी जाने वाली व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं। यानी ऐसा व्यवसाय जिसमें मानव को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जाती हैं और व्यावसायिक स्तर पर प्रशिक्षित लोगों के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उसे कहा जाता है तृतीयक व्यवसाय। अब समझने के लिए देखिए, जैसे नलसाज यानी नल को ठीक करने वाला, प्लम्बर, कुशल श्रमिक, बिजली मिस्त्री, बिजली को ठीक करने वाला कुशल श्रमिक, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जो प्रशिक्षित सेवाएं देने वाले लोग हैं। तो भले व्यक्तिगत स्तर पे हो या फिर व्यवसायिक या प्रशिक्षण प्राप्त या प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा सेवाएं दी जाती हों, उन सारी सेवाओं को तृतीयक व्यवसाय में सम्मिलित किया जाता है। अब चलिए तृतीयक व्यवसाय में कौन कौन सी सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं? परिवहन, व्यापार और वाणिज्य, संचार और सेवाएं, बैंक, बीमा, पर्यटन आदि की। अब देखिए परिवहन की सेवाएं, व्यापार की सेवाएं, संचार, दूरभाष, मोबाइल फोन, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन की सेवाएं और बैंक, बीमा, पर्यटन की सेवाएं। इन सेवाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तृतीयक व्यवसाय। देखिए अब ये सेवाएं हैं, इनका निष्पादन कैसे होता है या यूं कहें इन सेवाओं को प्रदान कैसे किया जाता है। सेवाओं को प्रदान करने के दो स्तर हैं। एक तो कुशल श्रमिकों के द्वारा। किसके द्वारा दी जाती है? कुशल श्रमिक, ऐसे श्रमिक जिन्होंने अपनी स्किल को डेवलप कर लिया है या स्किल डेवलपमेंट के आधार पर या यूं कहें विशेष हुनर के आधार पर जो सेवाएं दी जाती हैं वो कुशल श्रमिक होते हैं। दूसरा प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाता, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सेवाओं के लिए विशेष प्रकार की योग्यता प्राप्त की हो, विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं वो होती है प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा दी गई सेवाएं। अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। देखिए कुशल श्रमिक, कुशल श्रमिकों के द्वारा कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं या किसको अपन कुशल श्रमिक कहेंगे? जैसे घर में नल खराब हो गया, हम नल को ठीक करने के लिए किसे बुलाएंगे? प्लम्बर को, जिसको क्या कहा जाता है? नलसाज। घर में कोई बिजली उपकरण खराब हो गया, हम किसे बुलाएंगे? बिजली के मिस्त्री को। रोजमर्रा की वस्तुएं खरीद कर लाएंगे, जीवन यापन करने के लिए कहां से लाएंगे? दुकानदार से। बाल कटवाने के लिए कहां जाएंगे? नाई के पास। बढ़ई जो फर्नीचर वगैरह बनाता है, लकड़ी का काम करता है। धोबी कपड़े धोने का काम करता है। लुहार लोहे के उपकरण बनाता है। मोची जो जूते चप्पल आदि को
ठीक करने का काम करता है। तो ये सारे के सारे क्या है? कुशल श्रमिक। इनके द्वारा व्यक्ति को, मानव समुदाय को व्यक्तिगत स्तर पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। दूसरी तरफ देखिए, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और शिक्षक, यानी इनके द्वारा ये लोग प्रशिक्षित विशेषज्ञ हैं। एक क्षेत्र विशेष में इनमें दक्षता है, योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर ये मानव समुदाय को सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो अपनी सेवाओं के द्वारा उसे ठीक कौन करेगा? डॉक्टर। यदि किसी व्यक्ति को कानूनी सलाह की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति कौन करेगा? वकील। किसी व्यक्ति को तकनीकी सलाह की आवश्यकता है, या यूं कहें जो तकनीकी सेवाएं उपलब्ध होती हैं, वैज्ञानिक सेवाएं उपलब्ध होती हैं, इंजीनियर के द्वारा। और शैक्षणिक सुविधाएं, शिक्षक भी समाज का एक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति है, एक विशेषज्ञ है जो विशेष प्रकार की अपनी सेवाएं प्रदान करता है, समाज की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करता है। तो इस प्रकार से सेवाओं का तृतीयक व्यवसाय में निष्पादन होता है। कुछ सेवाओं को कुशल श्रमिकों के द्वारा निष्पादित किया जाता है, कुछ को विशेषज्ञों के द्वारा निष्पादन किया जाता है। ओवरऑल अपन बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि मानव समुदाय को दी जाने वाली सेवाएं क्या कहलाती हैं? तृतीयक व्यवसाय। अब ये जो तृतीयक व्यवसाय की जो सेवाएं हैं, इन सेवाओं का स्तर क्या होता है, या यूं कहें किस स्तर तक ये सेवाएं प्रदान की जाती है, इनका सीमांकन क्या होता है? ये डिपेंड करता है इनको उस क्षेत्र के मनुष्यों के सांस्कृतिक और वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सेवाएं कितनी बेहतर दी जाती हैं, ये बात इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो मानव समुदाय सांस्कृतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से और तकनीकी रूप से कितना विकसित है, इन क्षेत्रों में उसने उन्नति कितनी की है। क्योंकि समाज जितना अधिक विकसित होगा, वहां के श्रमिक, कुशल श्रमिक उतने ही अधिक डेवलप होंगे, उतने ही अधिक योग्य होंगे। समाज जितना अधिक विकसित होगा, सांस्कृतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, तकनीकी रूप से, वहां के डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर, शिक्षक उतने ही संख्या में ज्यादा होंगे। संख्या में ज्यादा होंगे उतनी ही बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी मानव समुदाय अपने सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के आधार पर सेवाएं प्राप्त करता है और प्रदान करता है। दोनों स्थितियां हैं। अब देखिए, वैश्विक स्तर पे बात करें तो विकसित अर्थव्यवस्थाएं, दुनिया के जो विकसित देश हैं, उनमें बहुसंख्यक श्रमिक तृतीयक व्यवसाय में ही जुड़े हुए हैं। हमने पिछले वीडियो में, हमारी पिछली वीडियो क्लास में बात की थी कि जो प्राथमिक व्यवसाय हैं उनमें कौन से देश जुड़े हुए हैं? विकासशील देश, जो देश अभी विकास कर रहे हैं। जो द्वितीयक व्यवसाय था, जिसमें विनिर्माण था, औद्योगिकरण था, नगरीकरण था, उसमें विकसित देश। तो जो विकसित देश है वो तकनीकी रूप से, वैज्ञानिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से विकसित होते हैं। और अधिक विकसित होने के कारण यहाँ के जो मजदूर हैं, यहाँ के जो श्रमिक हैं, वो किस कार्य में लगे हुए होते हैं? कुशल श्रम। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी एक निजी योग्यता है, निजी कार्य कुशलता है, जिसके दम पर वो इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। अब प्यारे बच्चों, दो चीजें समझने की हैं। इन दो चीजों को यदि आपने समझ लिया तो पूरा सेवा सेक्टर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वो दो चीजें क्या हैं। एक तो है उत्पादन। तृतीयक व्यवसाय में क्या होता है? एक तो उत्पादन होता है और एक विनिमय होता है। अब उत्पादन से आप ये समझ रहे होंगे कि किसी विनिर्माण उद्योग में एक मूर्त वस्तु, या यूं कहें किसी वस्तु विशेष का उत्पादन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसे उत्पादन कहा जाता है। ऐसा नहीं है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन का उद्देश्य सेवाएं उपलब्ध करवाने से है। इस शब्द को समझें आप। उत्पादन से इसका अर्थ किसी विनिर्माण उद्योग में किसी वस्तु का मूर्त या विशेष रूप तैयार करना या किसी वस्तु का उत्पादन करना नहीं है।
अपितु तृतीयक व्यवसाय में उत्पादन का अर्थ है किसी विशेष प्रकार की सेवाओं की उपलब्धता। समझ पा रहे होंगे आप उत्पादन का क्या अर्थ है? सेवाओं की उपलब्धता। सेवाओं की उपलब्धता को ही क्या कहा जाता है? उत्पादन। समझ पा रहे होंगे। तो तृतीयक व्यवसाय जो होता है उसमें उत्पादन अर्थात सेवाओं की उपलब्धता होती है। समाज जितना अधिक विकसित होता है सेवाओं की उपलब्धता उतनी ही बेहतर होती चली जाती है। फिर देखिए जो सेवाएं हैं उसके बदले में पारिश्रमिक लिया जाता है। हमने घर में नल खराब हुआ, प्लम्बर को बुलाया, उसने जो सेवाएं दी उसके बदले में पैसा लिया। हमने बिजली के मिस्त्री को बुलाया, उसने जो सेवाएं दी सेवाओं के बदले में पैसे लिए। पारिश्रमिक, पारिश्रमिक का अर्थ यही होता है मजदूरी लेना या अपनी सेवा के बदले पैसे लेना। हमने बढ़ई को बुलाया यानी कारपेंटर, लकड़ी के काम करने वाले मिस्त्री को बुलाया तो उसने अपनी मजदूरी दी। नाई के पास हमने बाल कटवाए तो उसने अपनी मजदूरी दी। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर के पास हम लोग परामर्श लेने के लिए गए तो उसने भी पैसे लिए। यानी तृतीय व्यवसाय में उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता तो होती है लेकिन इन सेवाओं के बदले पारिश्रमिक लिया जाता है। मानव के द्वारा इन सेवाओं का उपभोग करने के लिए पैसा देना पड़ता है, पारिश्रमिक देना पड़ता है। दूसरी चीज इसमें क्या है? विनिमय। विनिमय का अर्थ हम लोग समझते हैं वस्तुओं के आदान प्रदान से। यहां फिर समझने वाली बात है कि तृतीयक व्यवसाय सेवा क्षेत्र में विनिमय का अर्थ आदान प्रदान नहीं होता। अक्सर अपन दो प्रकार के विनिमय की बात करते हैं, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु विनिमय, मुद्रा के बदले वस्तु, मुद्रा विनिमय, यानी आदान प्रदान। यहां विनिमय का अर्थ आदान प्रदान से नहीं है। यहां विनिमय का अर्थ है दूरी को कम करना। बच्चे आप लोग समझे इस चीज को कि यहां विनिमय का अर्थ है दूरी कम करना। देखिए कैसे दूरी कम किस प्रकार से होगी? परिवहन के साधन है। अब एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन करना है। उसने रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान की निश्चित दूरी को तय किया, तो दूरी कम हुई ना। यदि किसी व्यक्ति को यूं कहें अपन चूरू से दिल्ली के लिए प्रस्थान करना है, या यूं कहें चूरू से जयपुर की यात्रा करनी है, या यूं कहें चूरू से 2000, 3000, 5000 किलोमीटर की दूरगामी यात्रा करनी है, तो किसी भी परिवहन के साधन की सहायता लेगा और चंद घंटों में उस दूरी को कम कर देगा, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएगा। इसे कहते हैं विनिमय। दूसरा देखिए व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य, देखिए व्यापार, हम अपने निजी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करते हैं। भले ही वो वस्तुएं हमारे देश में, हमारे प्रांत में, हमारे क्षेत्र में उत्पादित ना होती हो, तो अगर वो वस्तुएं हमसे हजारों किलोमीटर दूर उनका उत्पादन किया जाता है तब भी उनकी सुलभता हम तक हो जाती है। तो ये जो वस्तुओं की सुलभता है इसमें दूरी को कम कर दिया गया। हजारों किलोमीटर दूर उत्पादित की गई वस्तु हम तक पहुंचती है, हम तक उसकी सुलभता होती है, तो उसे व्यापार कहा जाता है। और इस प्रकार व्यापार में दूरी को कम करना, वस्तुओं की सुलभता करवाना क्या कहलाता है? विनिमय। आगे देखिए संचार सेवाएं। संचार सेवाएं, संचार मोबाइल पे किसी से वार्तालाप करना, या यूं कहें लैंडलाइन फोन पे किसी के साथ वार्तालाप करना, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करना, या यूं कहें रेडियो पे समाचार प्राप्त करना, दूरदर्शन के माध्यम से सूचनाएं सुनना, देखना, दृश्य श्रव्य का सहारा लेना। तो ये सारी चीजें हम घर बैठे बैठे पूरे विश्व की सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारे और उस अमुक स्थान जहां की सूचनाएं हमने प्राप्त की है उसके बीच की दूरी कम हो गई, अर्थात वो चीज बिल्कुल प्रत्यक्ष हमारे सामने हो गई। हमारा कोई परिचित हमसे हजारों किलोमीटर दूर है, हमने मोबाइल फोन के माध्यम से उससे बात कर ली, उसका हालचाल जान लिया, तो हमारे और उसके बीच में हजारों किलोमीटर की दूरियां होने के बावजूद
उस दूरी को कम कर दिया गया। ये दूरी को कम करना क्या कहलाता है? विनिमय। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे विनिमय का यहां अर्थ क्या होता है। अगली सेवा देखिए, सेवाएं। कौन सी सेवाएं? बैंक, बीमा। अब हमें बैंकिंग आर्थिक सेवाओं की आवश्यकता है। हम बैंक में गए, हमारी सारी आर्थिक क्रियाएं संपादित कर दी गई। हमने सुरक्षा हेतु बीमा का लाभ लिया, बीमा की सेवाएं संपादित कर दी गई। तो हमसे इन सेवाओं की दूरी होने के बावजूद वहां जाने के पश्चात, उस कार्यालय भवन में जाने के बाद वो सारी जरूरतें पूरी कर दी जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा उत्पादन क्या होता है, विनिमय क्या होता है। यदि उत्पादन और विनिमय को समझ लिया जाए तो तृतीयक व्यवसाय स्वतः ही समझ में आ जाता है। सेवा श्रेणी, तृतीयक व्यवसाय को क्या कहा जाता है? सेवा श्रेणी। ये जो सेवा श्रेणी है, ये बिल्कुल इन दो शब्दों का अर्थ समझने के बाद समझ में आ जाती है कि उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता होती है, सेवाओं के बदले में पारिश्रमिक देना होता है। दूसरा विनिमय, विनिमय दूरी कम करना होता है। परिवहन, व्यापार, संचार, सेवाएं आदि के माध्यम से मानव के लिए सभी प्रकार की सेवाएं, या यूं कहें जो सेवाएं मानव से कोसों दूर थी, उनकी सुलभता मानव को करवा दी जाती है, तो उसे विनिमय कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप तृतीयक व्यवसाय को अच्छे से समझ पाए होंगे। हाँ तो बच्चों, तृतीयक व्यवसाय के बाद अब तृतीयक व्यवसाय के ही दो उप विभाग बोल सकते हैं, या उन्हें चतुर्थक और पंचम व्यवसाय बोल सकते हैं। हम अध्ययन करेंगे चतुर्थक और पंचम व्यवसाय का। ये चतुर्थक और पंचम व्यवसाय तृतीयक व्यवसाय का ही एक रूप है, उसी के दो उप रूप कह सकते हैं इनको। तो जो चतुर्थक व्यवसाय है उसको जिन गॉटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं का क्षेत्र कहा है। तृतीयक व्यवसाय में हमने अभी पढ़ा है कि जो सेवाएं होती हैं वो प्रत्यक्ष रूप से दी जाती हैं, भले व्यक्तिगत स्तर पे हो या व्यावसायिक स्तर पे हो, सेवाएं प्रत्यक्ष दी जाती हैं और सेवाओं के बदले में पारिश्रमिक दिया जाता है। कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से भी मानव समुदाय को दी जाती हैं। तो ये जो अप्रत्यक्ष रूप से सेवाएं दी जाती हैं, इन अप्रत्यक्ष सेवाओं को ही क्या कहा जाता है? चतुर्थक व्यवसाय। क्या कहा जाता है? चतुर्थक व्यवसाय। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं? एक तो सूचना और दूसरा अनुसंधान आधारित। ऐसे क्षेत्र जो सूचनाओं पर आधारित हैं, जो अनुसंधान, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन पर आधारित हैं, उनको किसमें शामिल किया जाता है? चतुर्थक व्यवसाय में। इसमें कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया है? देखिए, सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। चतुर्थक व्यवसाय में जहां पर अप्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उसमें सूचना, शोध, रिसर्च करना, प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, मानव समुदाय के लिए अनेक प्रकार की सेवाओं का प्रबंधन करना, शिक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, स्वास्थ्य चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करवाना और सुरक्षा। इन चीजों से मानव समुदाय लाभान्वित तो होता है, लेकिन सीधे सीधे लाभान्वित ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है। अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होना ही चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। देखिए किस प्रकार से कार्यालय भवन, किसी भी कार्यालय में किसी भी मानव समुदाय को किसी भी काम के लिए यदि जाना होता है तो जितने भी कार्यालय हैं, भले वो प्रशासनिक हैं, शैक्षणिक हैं, चिकित्सकीय हैं, प्रबंधन के हैं, जितने भी कार्यालय हैं वो मानवीय विकास के लिए ही कार्यरत हैं। तो कार्यालय भवनों में किए जाने वाले काम जिससे मानव सीधा सीधा तो प्रत्यक्ष रूप से तो प्रभावित नहीं है, लेकिन वो सारे काम मानवीय विकास के लिए हो रहे हैं, तो मानव अप्रत्यक्ष रूप से इनके लिए प्रभावित है। दूसरा, शिक्षण संस्थाएं। कोई व्यक्ति यूं मानो निरक्षर है,
तो वो, या यूं कहें वो जो विद्यालय से जुड़ा हुआ नहीं है, सीधी सीधी भाषा में समझे तो ऐसा व्यक्ति जो निरक्षर है, जो विद्यालय से जुड़ा हुआ नहीं है, या यूं कहें अध्ययनरत नहीं है, कामकाजी व्यक्ति है, तो वो शिक्षण सेवाओं से सीधे सीधे तो प्रभावित नहीं है, लेकिन उसकी संतति, उसकी संतानें, उसके बच्चे जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त करके निकट भविष्य में जब वे सफल होंगे तो उनकी सफलता का सीधा सीधा प्रभाव उस अभिभावक पर ही पड़ने वाला है। तो इस प्रकार जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनका प्रभाव भी मानव समुदाय पर अप्रत्यक्ष पड़ता है। अस्पताल, जहां मानव की जीवन प्रत्याशा को बढ़ाया जाता है, लेखा कार्य, अकाउंट्स का कार्य, लेखा जोखा जहां रखा जाता है, आर्थिक लेखा कार्य, या यूं कहें भू राजस्व का लेखा कार्य, रंगमंच जो मनोरंजन के साधन है, आदि सारे कर्मचारी, आदि सारे जो लोग काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे मानव समुदाय के विकास के लिए प्रयासरत हैं, जिनके द्वारा मानव को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जाता है। तो इस प्रकार से मानव को जो अप्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उन अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये दोनों ही व्यवसाय सेवा सेक्टर में आते हैं, और सेवा सेक्टर में आते हैं इसलिए तृतीय, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय तीनों ही एक श्रेणी में है, तीनों में ही सेवाएं प्रदान की जाती हैं, बस सेवाओं का थोड़ा सा फर्क है। तृतीय व्यवसाय में प्रत्यक्ष सीधी सीधी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, उसके बाद बदले में मानव उसका वहन, आर्थिक वहन करता है, पारिश्रमिक देता है। इसमें वो सारी सेवाएं अप्रत्यक्ष रूप से मानव को दी जाती है। अगला देखिए, आता है अंतिम पंचम व्यवसाय। अगला है पंचम व्यवसाय। पंचम व्यवसाय, इसमें विषय विशेषज्ञ, निर्णय लेने वाले, निर्णयकर्ता और परामर्शदाता और नीति निर्धारकों को शामिल किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो विषय विशेष के विशेषज्ञ हैं, निर्णय करते हैं, जस्टिस पावर है उनके पास, परामर्शदाता, परामर्श देने वाले, कानूनी सलाह देने वाले, तकनीकी सलाह देने वाले, वैज्ञानिक सलाह देने वाले, शैक्षणिक सलाह देने वाले, चिकित्सकीय सलाह देने वाले, नीतियों का निर्धारण करने वाले, मानव के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाले लोग किसमें शामिल किए जाते हैं? पंचम व्यवसाय में। पंचम व्यवसाय में कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती है? सरकार, जो सदैव मानव के लिए विकास में संलग्न रहती है, या यूं कहें मानवीय विकास की योजनाओं को संपादित करती है। दूसरा, कानून, जिसमें मानव को कानूनी सलाहें भी दी जाती हैं, कानूनी सलाह के साथ साथ आवश्यकता होने पर मानव जस्टिस प्राप्त करने के लिए, न्याय प्राप्त करने के लिए भी कानून के पास ही जाता है। तकनीकी सलाहकार, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक, वो सारे किसमें आते हैं? तकनीकी सलाह में। उसके अलावा अनुसंधान, खोज कार्य, जिसके माध्यम से अनेक प्रकार की खोजें करके मानव के जीवन को, अनेक प्रकार के अनुसंधान करके मानव के जीवन को और अधिक सुखमय बनाया जाता है। वस्तुओं का परिमार्जन किया जाता है, वस्तुओं का परिष्करण किया जाता है। तो वो सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं? अनुसंधान में। तो सरकार, कानून, तकनीकी सलाहकार और अनुसंधान को पंचम व्यवसाय में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये भी मानव के लिए सेवा का कार्य ही करते हैं। अब देखिए, नवीन व वर्तमान विचारों की रचना और उनके पुनर्गठन की व्याख्या और आंकड़ों की व्याख्या तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित जितने भी व्यवसाय हैं, वो सारे व्यवसाय जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना करने वाले हैं, उनके पुनर्गठन की व्याख्या की जाती है और आंकड़ों की व्याख्या की जाती है। अनेक प्रकार के आंकड़े, जनसंख्या से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए, चिकित्सा से जुड़े हुए, विकास से जुड़े हुए, उन आंकड़ों की व्याख्या की जाती है और उन आंकड़ों का मूल्यांकन करने के बाद मानवीय विकास को निर्धारित किया जाता है। आर्थिक आंकड़ों के माध्यम से मानव की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षणिक आंकड़ों के माध्यम से मानवीय के शैक्षणिक स्तर का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस प्रकार से आंकड़ों की व्याख्या और नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर आधारित जो भी
व्यवसाय हैं वो पंचम व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मानव व्यवसाय का वर्गीकरण आपको मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। यदि यह समझ में आया है तो इसका गहनता से अध्ययन कीजिए, निरंतर अध्ययन करते रहिए, बने रहिए यूं ही, और अपनी जो अधिगम की भूख है, जो लर्निंग की भूख है, सीखने की भूख है, उसको इसी प्रकार बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।